चलो भैया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करोगे तो आपको पता है कि डिवेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहली चीज़, जब आप डिवेंचर इशू करते हो, क्या करते हो? इशू। तो अगर आपको पता है प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है, किस पे रिडम्पशन करनी है? प्रीमियम पे, तो आप उस वक्त प्रोविजन बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। अच्छा, डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी है या तो कैसे रिडम्पशन करोगे? लमसम, या फिर ओपन मार्केट, या फिर शेयर्स में कन्वर्ट करोगे। सही बात है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिवेंचर्स की आप रिडम्पशन तो कर दोगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे भाई डिवेंचर्स की रिडम्पशन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक होता है DRR, डिवेंचर रिडम्पशन, और एक होता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू। DRR कम से कम कितना बनाना होता है? 10%। और एक बार जब सारी रिडम्पशन कंप्लीट हो जाती है तो DRR का जो फंड बैलेंस होता है वो आप किस में ट्रांसफर करते हो? जनरल रिजर्व। सही है, सही है। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट इतना कवर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सेक्शन इतना स्टेट्स where a company issues debentures under this section, it should create a debenture redemption reserve account out of its which are free available for dividend, general reserve, profit and loss account। किसी स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेशल रिजर्व से आप DRR नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व या उससे नहीं बना सकते। विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर अंटिल सच डिवेंचर्स आर रिडीम। The amounts credited to the debenture redemption reserve should not be utilized by the company for any purpose except the purpose of aforesaid। का मतलब होता है redemption of debentures। आप DRR से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं, हाँ आप सारे डिवेंचर्स की रिडम्पशन कर दो, सारे डिवेंचर्स की। अच्छा, मैं बताता हूँ रिजर्व बनता क्यों है, जरा ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ रिजर्व बनता क्यों है। समझो, आपने प्रॉफिट कमाया 5 लाख, अगर आपने ये डिविडेंड के रूप में बांट दिया तो इसका मतलब जो आपके पास पैसा था वो पैसा भी आपने बांट दिया। सही गलत है? लेकिन अगर आप ये प्रॉफिट उठा के रखते हो और किस में ट्रांसफर कर देते हो, तो कभी ना कभी तो आपने ये पैसा कमाया होगा बैंक में, समथिंग कहीं ना कहीं तो पैसा होगा। अब ये अगर रिजर्व आपने बना के रख रखा है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट, तो ये वाला जो अमाउंट है वो आपके बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस या किसी असेट के रूप में है या नहीं है? है। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट का आपके पास कोई असेट, कोई पैसा है। तो अब अगर आप इस पैसे से रिडम्पशन करते हो डिवेंचर्स की, तो मैं मान के चलूंगा कि ये पैसा तो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब आपने डिवेंचर्स की रिडम्पशन किससे करी है? प्रॉफिट से करी है, इसलिए DRR बनाते हैं। सही बात, सही बात। नहीं नहीं, adequacy of DRR, debenture redemption reserve, debentures issued by adequacy of debenture redemption reserve, all India financial regulated by DRR की जरूरत ही नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेबल NBFC रजिस्टर्ड RBI एज पर 3 बिलो। फॉर लिस्टेड कंपनीज अदर देन इतना बैंकिंग कंपनीज स्पेसिफाइड नंबर 1 अबव। ऑल लिस्टेड कौन सी हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, तो DRR बनाने की कोई ज़रूरत। अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल प्राइवेट, DRR बनाने की कोई ज़रूरत। हाँ, कौन सी कंपनीज आ गई? अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC को DRR बनाने की ज़रूरत। अब पहली बात तो कंपनी कैसी हो, और वो कोई बैंकिंग कंपनी या फिर ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ना हो, तो उसको DRR बनाना पड़ता है कितना? 10%। तो DRR सिर्फ एक केस में बनता है, DRR बनता है अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए अदर देन NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज, ये सब। सही बात। पहली बात तो लिस्टेड की अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। और अनलिस्टेड में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हटा के, NBFCs को हटा के जो बच जाती हैं वो। सही बात।
इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट, यस आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो कितना, और कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। The following balances appeared in the books of a company, unlisted company other than this and हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, जितनी फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस उनको हटा दो। एज ऑन 31 इतना 6% मॉर्गेज डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर है 100 रुपए के हिसाब से। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन इज रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी कितना है, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैड बीन पेड अप टू इतना, ऑलरेडी पे हो चुका है। ऑन फरवरी 28 2022 द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार, नहीं कह दो आ जाएगा लिंक, ठीक है जी। ऑन फरवरी 28 इतना द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार and the debentures were paid off at 101 together with accrued interest। जो accrued interest है वो भी और समथिंग समथिंग। अच्छा आपने 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट दे दिया है, 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट दे दिया है। अब आपने रिडम्पशन 2 महीने बाद करी है तो 2 महीने का ब्याज भी दोगे, और डिबेंचर के रिडम्पशन कितने पे करोगे, 101 पे। अब सबसे पहले तो 10,000 का डिबेंचर है, दस लाख का 6% कितना बनता है, 60,000, लेकिन 60,000 पूरे साल का है, 2 महीने का निकालना है। दस हजार, तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 10,20,000, जिसमें इसकी डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख, प्रीमियम रिडम्पशन कितना है और इंटरेस्ट कितना है, 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, कितना होता है, डीआरआर में फंड्स कितने हैं, चाहिए कितने हैं, तो 50,000 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट से रिजर्व से 50,000 रुपये निकाल के डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सही बात। अच्छा 10 लाख का 15% कितना होता है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत, तो डीआरआर देखो सबसे पहले, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना है, पीएनएल से जनरल रिजर्व से कितने रुपए निकाल के ट्रांसफर करोगे, 50,000, कितना हो जाएगा, और जब सारे डिवेंचर्स की रिडम्पशन हो जाएगी तो डीआरआर का बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कर दो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। अच्छा ये रिजर्व है ना, बढ़े तो घटे तो जब आपने 50,000 पीएनएल से जनरल रिजर्व से निकाल के इसमें ट्रांसफर करा तो डीआरआर क्या कर गया, बढ़ गया, और जब आपने इसको खत्म करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा तो डीआरआर नाम का रिजर्व कम हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है जी, 15% की बात कर लेते हैं अब, किसकी, 15% की, तो अच्छा 15% की बात कर लेते हैं भाई साहब, सही है, सही है। इन्वेस्टमेंट बैंक से होती है, डीआरआर नाम का रिजर्व बनेगा ना, तेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉफिट से कैसे होगी, वो तो बैंक बैलेंस चाहिए उसके लिए, तो
मेरे भाई समझ एक छोटी सी चीज़, बैलेंस शीट में तेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है? बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए हैं, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं? नहीं। इन्वेस्टमेंट बेच दो, उसने को बोला पार पे बिकी इन्वेस्टमेंट, तो 1.5 लाख की चीज कितने बिक गई? 1.5 लाख पे। तो पहले 1.5 लाख का असेट लिखो और फिर उसे बेच दो, कितने रुपए का? ना फायदा, हटाओ। सही है। अच्छा, डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी कितने रुपए से थी? लायबिलिटी खत्म कर दो और डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट, और किस में ट्रांसफर हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर्स। अब डिवेंचर होल्डर तुम्हारा क्रेडिटर है, तुम कंपनी हो, तुम्हारा कोई क्रेडिटर है डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। घट रही है तो क्या हो जाएगी? तो X% डिवेंचर्स, कितने रुपए की एंट्री आ गई? दूसरी चीज, प्रीमियम रिडम्पशन नाम की कोई चीज है कि नहीं है? तो प्रीमियम रिडम्पशन लिखो, तो प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट कितने रुपए से लिखोगे भाई साहब? तुम्हारा नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है तो डेबिट करो, और फिर ये नुकसान किससे चार्ज कर देना? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ना हो तो किससे चार्ज कर देना? PNL से, जनरल रिजर्व से। सही है गलत है? सही है, सही है। तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने रुपए है? तो क्रेडिटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर इंटरेस्ट ड्यू कर लो, और फिर 1,20,000 की क्या कर दो? इसने अलग अलग कर रखी है, इंटरेस्ट अलग पे कर दिया, 10,02,000 अलग पे कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अच्छा, बैंक बैलेंस कितना है? अच्छा, 1.5 लाख का 4% कितना है? 6,000। ठीक है जी। आपने कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया है? पेमेंट वैसे कितनी है? 10,10,000, टोटल 10,20,000। बैंक बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? घट गया, तो किस साइड एंट्री करोगे? तो कर दो क्रेडिट साइड एंट्री, क्या दिक्कत है? सही बात। अच्छा, अब ये जो बैंक बैलेंस दे रखा है, ये आपको दे रखा है कब का? लेकिन आप सब कुछ काम कब कर रहे हो? तो 2 महीने का इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपने 2 महीने बाद बेची, तो 2 महीने का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1.5 लाख का 4% 6,000 बनता है पूरे साल का, पूरे। अब इसका कर दो 2/12 16, 6,000 का 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मिला है कुछ, डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट बेच के कितने रुपए आए थे? 1.5 लाख। बैलेंस निकाल दो। क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन इतना इतना। तो देख बार बार क्या लिख रहा है, क्योंकि अगर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC, बैंकिंग कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर ये नहीं है तो उसे 10% DRR बनाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसे DRR बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 12% डिवेंचर्स इतने के बैलेंस ऑफ DRR। अब जरा 7.5 लाख का 10% कितना होता है भैया? हमें कितने रुपए और चाहिए? तो 50,000 PNL से निकाल के DRR में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कंप्लीट, सारे डिवेंचर्स की रिडम्पशन हो जाएगी, तो DRR का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 1,12,000। जरा 7.5 लाख का 15% कर दो, कितना आएगा? 1,12,500 आ रहा है। और 1,12,500 की हमने क्या कर रखी है? तो और इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च ऑन इतना, द बैलेंस एट द बैंक वॉज इतना बिफोर रिसिप्ट ऑफ। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले का दे रखा है बैंक बैलेंस, तो इंटरेस्ट रिसीव करना है कि नहीं करना है? तो देख लो क्या है, 1,125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? कितना परसेंट है?
कर दो, 1,12,500 का 10% आएगा 11,200। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो आपको करना है वो कितने % प्रीमियम पे करना है भाई? तो 7.5 लाख रुपए का डिवेंचर है। कोई दिक्कत? 25,000 ऑलरेडी था, 75 करना था, और फिर जब रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगी तो 75 का 75 किस में चला जाएगा? देख ट्रांसफर कर रखा है। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस बेच दो। तो 1,12,500 उसका बैलेंस और 1,12,500 की तुमने क्या कर दी? बेच दी, कहानी खत्म हो गई। आने दो, पीएन में ट्रांसफर कर दो। सेम क्वेश्चन है। 7.5 लाख और 75,000 का क्या है? प्रीमियम, और फिर पेमेंट कर दो। XYZ Limited has issued 1,012% convertible debentures of ₹100 each, redeemable after a period of 5 years। अब एक बात बताओ, तुमने इसके क्वेश्चन क्यों नहीं देखे? अब भी चल तो क्वेश्चन ही रहे हैं। समझ मेरी बात, अगर तू क्वेश्चन की वीडियो देखेगा तो नहीं आएगा। XYZ Limited has issued 1,012% convertible debentures of ₹100 each, redeemable at a period after 5 years. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of ₹10 each at a price of 20 per share, and balance in debenture holders amounting 20,000। फेस वैल्यू 20,000 है। फेस वैल्यू कितनी है? अमाउंट टू बी रिडीम, कितने रुपए का रिडम्पशन करनी है भैया? 21,000। अब जरा ध्यान से देखना भाई साहब, सिर्फ कितने % के लिए आप कन्वर्जन ले सकते हो? टू गेट देयर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट पर टर्म्स ऑफ इशू यू आर रिक्वायर्ड टू इतना। अब 4200 के लिए मैं शेयर्स इशू करूंगा और एक शेयर कितने रुपए का माना जाएगा? 20 रुपए का, जिसमें 10 रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का क्या है? प्रीमियम। अब मुझे 4200 रुपए पे करने हैं, एक शेयर 20 रुपए का है, तो भाई साहब अब जरा यहां पे देखो, पहले ड्यू करो। ड्यू डिवेंचर नाम की लायबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? 20,000 से। तो X% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, $210 इंटू में 10,
आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, X% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर और टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू बैंक। और फिर ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है 1000, इसे पीएनएल से रिजर्व से चार्ज करना है कि नहीं करना है? करना है। कोई दिक्कत? द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन इतना इतना इतना, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतना इतना, 12% डिवेंचर्स है 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 1,20,000 रुपए का है, ठीक है। टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 110 शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए जिसकी 15 रुपए में ले सकता है, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयरहोल्डर्स। जिसके पास 4 शेयर थे वो बंदा कितने शेयर ले सकता है? तो बोनस वो हो गया राइट्स इशू। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 20,000 का 1/4 5,000, तो 5,000 शेयर और इशू हो गए। अच्छा 5,000 शेयर इशू हुए तो 10 रुपए और 5 रुपए 15 रुपए पे इशू हुआ ना, तो 10 रुपए की तो शेयर कैपिटल आ गई, और 25,000 का क्या आ गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बैंक बैलेंस आ गया आपके पास कितने रुपए का? सही बात। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी, जिसके पास 5 है उसको 1 शेयर बोनस में दे दिया, तो 20 और 5,000 कितने शेयर थे? 25,000 का 1/5, तो 5,000 शेयर्स बोनस में दे दिए, 5,000 इंटू में 10 कितने रुपए और हो गए? अच्छा बोनस शेयर दोगे तो शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगी, लेकिन रिजर्व्स, तो रिजर्व्स कम कर दो। टू रीपे द डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, द डीआरआर इन्वेस्टमेंट रिलाइज एट पार एज पर एग्जिस्टिंग बुक। कितना परसेंट प्रीमियम है? तो 1,20,000 का डिवेंचर है, खत्म। अब जर्नल एंट्री करेंगे। सही बात। तो हमने 5,000 शेयर्स इशू करके 15 रुपए के हिसाब से कितने रुपए उठा लिए मार्केट से? 75,000। तो 75,000 रुपए रिसीव करने की एंट्री, फिर इस 75,000 में 5,000 इंटू में 10 50,000 की तो शेयर कैपिटल है, और 25,000 का क्या है? सिक्योरिटीज में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत? फुली पेड अप बोनस इशू देना है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो अगर आपको 50,000 रुपए का बोनस इशू देना है तो लेट 25,000 तो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे दिया, और 25,000 किससे दे दिया? तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पूरा खत्म हो गया, और 25,000 इससे दे दिया, तो ये कितना बच गया? तो ड्यू की एंट्री करो, बोनस इशू, रिजर्व्स डेबिट, और फिर बोनस इशू पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी है और इन्वेस्टमेंट्स बेचनी है एट पार। किसे बेचनी है भैया? ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, इसका 10% कितना बनता है? तो 12,000 का डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। निकालो पीएनएल से 12,000 और किस में ट्रांसफर कर दो? डीआरआर में। तो इसमें से 12,000 निकालोगे कितना रह जाएगा? सही बात। अब ऊपर बैलेंस शीट में कहीं इन्वेस्टमेंट दे रखी है? नहीं, तो इसका 15% इन्वेस्ट भी कर दो। और इन्वेस्टमेंट बिकेगी किस पे? पार पे। तो ये तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री है। क्या है? करने की। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की है और फिर इन्वेस्टमेंट बेच भी दो 18,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अब डिबेंचर 1,20,000 का, उस पर प्रीमियम कितना है? तो डिबेंचर्स नाम की लायबिलिटी डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और फिर 36 रुपए का जो प्रीमियम था वो किससे चार्ज करोगे? पीएनएल से। और अब जो आपने डीआरआर बना रखा है 12,000 का, वो किस में ट्रांसफर करोगे? जर्नलिज्म में। कोई दिक्कत? ओके। हाँ, किसमें? चलो जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूरा का पूरा लॉजिक समझाया था मैंने, कानून समझा के और अकाउंट्स को एक साथ रिलेट कर करके। सही बात गलत बात? सही बात। तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 3 तरीके होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन करने के। या तो आप क्या करोगे? कन्वर्जन, या फिर आप क्या करोगे? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इशू ऑफ, पहले इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, फिर पुराने शेयर्स क्या कर दो? रिडीम कर दो। ठीक है। फिर तीसरा केस मैंने बताया था सीआरआर। क्या बताया था? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अबे भाई तुम लोग तो सीआरआर बनता है 100% ऑफ द फेस वैल्यू। 100% ऑफ द फेस वैल्यू। लेकिन अगर तुमने रीइशू करा, फोरफिट किया 10 लाख से, अबे बड़े गए गुजरे से हो बे। ठीक है। अच्छा, सीआर किससे बना सकते हो? फ्री रिजर्व से। और दूसरी चीज, रिजर्व्स रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व ना हो, और फ्री रिजर्व होने चाहिए, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ऐसे। ठीक है जी। जिनका कोई स्पेसिफिक यूज हो उससे नहीं बना सकते, या फिर जो रियलाइज्ड इन कैश ना हो उससे नहीं बना सकते। और सीआरआर में जो रिजर्व होता है उसका सिर्फ एक ही यूज होता है, उससे आप फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, उसके अलावा किसी और पर्पज के लिए उसे आप यूज नहीं कर सकते।
हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर जो आपको रिडीम करना है वो 10 लाख का है, प्रीमियम रिडम्पशन 2 लाख का है। टोटल पैसा कितना चाहिए? पैसा 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 कितना चाहिए? बैंक बैलेंस आपको चाहिए 12 लाख का। लेकिन अगर मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा तो सीआरआर कितने का बनेगा? 10 लाख का। देखो मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप शेयर्स को इशू डिस्काउंट पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मैं तो एक लॉजिक सिखा रहा हूं। फेस वैल्यू कितनी रिडीम कर रहे हो? शेयर कैपिटल कम कितने से हो रही है? 10 लाख। इशू कितने का है? 7 लाख। तो नेट शेयर कैपिटल कितने से कम हुई? 3 लाख से। तो सीआरआर बनेगा 3 लाख से। टोटल पैसा आया कितना है? 13 लाख। लेकिन 13 लाख में 6 लाख तो क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हटा दो, अलग कर दो, सिर्फ फेस वैल्यू देखते हैं। अगेन 10 लाख से शेयर कैपिटल कम हो रही है लेकिन 7 लाख से बढ़ रही है, तो नेट 3 लाख से कम हो रही है शेयर कैपिटल, तो अगेन सीआरआर बनेगा 3 लाख से। सात लाख के शेयर्स आपने 1 लाख के डिस्काउंट पे इशू करे, कंपनी के पास पैसा कितना आया है? 6 लाख। कंपनी के पास पैसा कितना आया है? 6 लाख। जब आप प्रीमियम रिसीव करते हो तो प्रीमियम को हटा देते हैं फिर देखते हैं, लेकिन डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सीआरआर बनेगा 4 लाख से। और अगर आप फ्रेश इशू 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाने की कोई जरूरत, क्योंकि सीआरआर सिर्फ तब बनता है जब शेयर कैपिटल कम हो रही हो, अदरवाइज सीआरआर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। Illustration number 1. हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है भाई, फुली पेड अप। अच्छा, आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन सिर्फ तभी कर सकते हो जब वो फुली पेड अप हो, अदरवाइज उसकी रिडम्पशन नहीं होती। The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each fully paid up at par. तो फ्रेश इशू करोगे और फ्रेश इशू में एक शेयर कितने रुपए का होगा? तो जो फ्रेश इशू करोगे उसकी फेस वैल्यू 5 लाख होनी चाहिए। फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि प्रीमियम को तो हम कंसिडर नहीं करते। तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे? तो 50,000 शेयर्स इशू कर दो पहले। तो 50,000 इंटू में 10, कितने पैसे आएंगे हमारे पास? फ्रेश इशू करो, 5 लाख आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करो। तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करने के लिए भाई साहब अब आपको सीआरआर बनाने की कोई जरूरत, क्योंकि शेयर कैपिटल कम ही नहीं हुई। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स नाम की लायबिलिटी खत्म करो, तो डेबिट करो। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर 5 लाख 5 लाख।
और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख और सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of redemption. तो पार पे करनी, redemption किस पे करनी है? पार पे, मतलब 10 लाख. पैसा कितना चाहिए? 10 लाख. अब फ्रेश इशू तुम कर रहे हो, एक शेयर 10 + 2 कितने रुपए का है? अच्छा, सीआरआर के लिए फेस वैल्यू देखते हैं. तो भैया 10 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो जो फ्रेश इशू है उसकी फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फ्रेश इशू की फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 12 को कंसीडर नहीं करेंगे सिर्फ. तो कितने शेयर्स इशू करोगे? तो 1 लाख शेयर्स इशू करोगे. 10 और 2 12 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख की शेयर कैपिटल, 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? तो पैसा रिसीव करो 12 लाख. तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी है और पार पे करनी है 10 लाख. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सही है. जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 10 ईच. तो 9,000 इंटू में 10, 90,000 फुली पेड अप. द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रुपीज 9 फुली पेड अप. तो 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का डिस्काउंट, कितने रुपए पे? डिस्काउंट में डिस्काउंट माइनस करने के बाद देखते कि नहीं देखते? तो भैया ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,000. तो 10,000 इंटू में 9, बैंक से पैसे कितने आएंगे? 90,000. सही है. अच्छा, यहाँ पे लिखा है 9 ईच, इसका मतलब इस कंपनी का शेयर ही 9 रुपए का है यार. फुली पेड अप है वो, कोई डिस्काउंट नहीं है. तो बैंक से पैसे कितने आएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? सही है गलत है? कितने रुपए का फ्रेश इशू हो गया? फेस वैल्यू कितनी है? 90,000. और भाई साहब आपको रिडेम्पशन भी कितने की करनी है? 90,000. तो इसका मतलब आपको CRR बनाने की कोई जरूरत नहीं है. The board of directors of a company decided to issue minimum number of equity shares of rupees 9 to redeem 5 lakh rupees 5 lakh preference shares. तो जो आपको रिडेम्पशन करनी है वो कितने रुपए की है? 5 लाख. और जो आपको फ्रेश इशू करना है इक्विटी शेयर, उसमें एक शेयर कितने रुपए का है? 9 रुपए का. एक शेयर कितने रुपए का है? फ्रेश इशू. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन कितना है? अगर आप फ्रेश इशू ना करो, अगर आप फ्रेश इशू, तो कितने से फेस वैल्यू कम हो रही है? 5 लाख से. 5 लाख से कितने से फेस वैल्यू कम हो रही है? तो 5 लाख का CRR बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. लेकिन भैया मेरे पास तो पैसा ही सिर्फ कितना है? कितना है? 3 लाख. तो भैया मैं तो CRR सिर्फ कितने रुपए का बना सकता हूं? हाँ, तो इसका मतलब 2 लाख का मुझे फ्रेश इशू करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन इतना आर नॉट वायलेटेड. Also determine the number of shares if the company decide to issue shares in a multiple of. तो भैया जो हम फ्रेश इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 9. एक शेयर की वैल्यू कितनी है? और फ्रेश इशू की फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 लाख. टोटल फेस वैल्यू 2 लाख और एक शेयर की वैल्यू 9. तो बताओ कितने शेयर्स इशू करोगे?
22,222 तो 223 कर देते हैं, लेकिन इसने कहा कि किसमें, तो 22,200 50 के मल्टीपल्स में इशू करना है, तो कम तो कर नहीं सकते, ज्यादा कर दो। तो 22,250 शेयर्स इशू करूंगा, कितने रुपए के हिसाब से करो, 9 रुपए के हिसाब से। लिखा ही नहीं इसने। ये वाले क्वेश्चन करने हैं, वो लास्ट वाला कोई क्वेश्चन जो तू कह रहा है वो करना है? टेस्ट नॉलेज, ये 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ इज 10 इज फुली पेड। अठारह 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 10 रुपए का शेयर, लेकिन फिलहाल पेड अप वैल्यू कितनी है भैया, 8 रुपए, तो 8 चौक 32,000 रुपए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एट प्रॉफिट एंड लॉस 80,000। For redemption, 3,000 equity shares of his 10 each are issued at 10%. और बैंक बैलेंस में जुड़ जाएंगे कितने रुपए, 33,000। सही है, सही है। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट अ प्रीमियम ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ इज 10 ईच फुली पेड आर नॉट, तो इनकी तो हम पेमेंट ही नहीं कर सकते। A bonus issue of equity shares were made at par, 2 shares being issued for every 5 shares held on that date out of the capital redemption reserve. However, equity shares issued at a redemption are not eligible for bonus. उनको बोनस नहीं मिलेगा। Show the necessary and entries to record the transaction. इसमें क्या बचता है भाई? चलो जी, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो पहले इसको फुली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4,000 इंटू में 2 कितने रुपए मंगाने पड़ेंगे, 8,000। तो पहले तो 8,000 रुपये मंगाने पड़ेंगे भाई साहब आपको, अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो। उनकी भी सही बात, सही बात। अदरवाइज आप सिर्फ उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कर सकते हो जो क्या है, फुली पेड अप है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है जी। 1,80,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितना परसेंट प्रीमियम है, 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए। तो 18,000 इंटू में 2 कितना आ गया, तो टोटल कितना पे करना है, और 36,000 फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से चार्ज होगा कि नहीं होगा। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ पैसा कितना है, बाकी पीएनएल से जनरल रिजर्व से चार्ज कर दो, क्या दिक्कत है।
एंट्री क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही है, सही है, सही है। और फिर ये जो 36,000 का प्रीमियम है इसे चार्ज करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा एक चीज और बता दो, रीइशू जो करा वो कितने का करा, रिडम्पशन कितने की कर रहे हो, और उसमें से 30,000 का तो फ्रेश इशू कर दिया, तो कितना कम, 1.5 लाख, कितना कम, तो 1.5 लाख का क्या बनाना पड़ेगा, CRR क्या बनाना पड़ेगा, कर दो जनरल एंट्री, क्या दिक्कत है। सबसे पहले ड्यू कर लो, सही कर लेते हैं। अच्छा कितने का CRR बनेगा, 1.5 लाख का। कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 100 इंटू में 10 1000, और 100 इंटू में 2 तो कितने रुपए हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो 2,16,000 में से 1,200 रुपए माइनस कर दो। तो ड्यू तो हम पूरे से करेंगे, लेकिन पेमेंट सिर्फ हम कितने की कर पाएंगे, 2,14,000, और ये हमारी लायबिलिटी में आ जाएगा। सही है, सही है। प्रीमियम और रिडम्पशन जो है 36,000 चार्ज करोगे कि नहीं करोगे, चार्ज करोगे। और फिर CRR जो बनाना है वो 1.5 लाख से बनाना है, समझ में आ गया क्यों बनाना है 1.5 लाख से CRR, कोई दिक्कत नहीं। 2,14,800 समझ में आ गया कैसे आया। और फिर 33,000 का आपका क्या था, ठीक है जी, इशू करें ना शेयर्स, 30,000 की शेयर कैपिटल, 3,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 33,000 रुपये आ गए। फिर आपने CRR बना दिया भाई साहब कितने रुपए का, 1.5 लाख का, जनरल रिजर्व और पीनल। कोई दिक्कत नहीं आता। अब बोनस इशू की बात करो। अब बोनस इशू वॉज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड। जिसके पास 5 शेयर थे उसे कितने शेयर मिलेंगे, 2। अच्छा इस 30,000 पे हम बोनस इशू लेकिन इस पे देंगे, ये हैं 30,000, ये हैं 30,000 शेयर्स, ये वैल्यू 30,000 है, वो शेयर्स 30,000 है, सही बात। अच्छा जिसके पास 5 शेयर हैं उसे कितने शेयर देने हैं, तो 12,000 शेयर, 12,000 इंटू में 10 कितना बनता है, तो बोनस इशू कितने का देना है। और CRR में फंड्स कितने हैं, 1.5 लाख, लेकिन बोनस इशू कितने का देना है, तो दे दो CRR से, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस और बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसने 36,000 रुपए चार्ज कर दिए। अच्छा मैं होता तो 36,000 रुपए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से चार्ज करता, और जो बच जाता वो किससे चार्ज कर देता, PNL से। सही बात गलत बात, सही बात, क्या दिक्कत है, चलो जो भी है, कोई दिक्कत। अच्छा ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम क्यों नहीं करे, उसका रीजन समझ में आ गया। वरना क्वेश्चन में लिखा होता कि पहले जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें फुली पेड अप बनाओ फिर सबकी रिडम्पशन करो, ऐसे लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन में, अदरवाइज हम सिर्फ उसकी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
अबे इतने ज़्यादा लॉजिक कर करके करते हैं हम लोग, तो उनको भाई ध्यान से कर लिया करो थोड़ा सा। एक होता है पूरा का पूरा शेयर फ्री दे देना, और एक होता है पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर देना। दोनों को हम एक तरीके से बोनस इशू बोल देते हैं। अच्छा, बोनस इशू देने के लिए रिजर्व चाहिए होते हैं, और रिजर्व्स में कभी भी आप स्पेशल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व और अनरियलाइज्ड रिजर्व्स यूज, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व। पूरा का पूरा लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप क्या यूज करते हो? CRR। फिर क्या यूज करते हो? सिक्योरिटीज PM। आपके पास PNL है, जनरल रिजर्व है। CRR और सिक्योरिटीज PM आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हो। और अच्छा, एक होता है कैपिटल रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व आप तब यूज कर सकते हो अगर वो क्या है? रियलाइज्ड इन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपको परमिशन हो, तभी कर सकते हो, वरना यूज नहीं कर सकते। सही बात? सही बात। अगर फुली पेड अप बोनस शेयर्स देते हो, तो फुली पेड अप बोनस शेयर्स जब आप दोगे तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, शेयर कैपिटल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले ड्यू करो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और फिर बोनस इशू खत्म करके शेयर होल्डर्स को क्या दे दो? अपनी कंपनी के शेयर्स। जब शेयर्स इशू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। सबसे पहले तुमने बोनस इशू करा, ड्यू करा कि तुम्हें पब्लिक को बोनस देना है, तो पब्लिक को तुमने क्रेडिटर बनाया, और फिर उस क्रेडिटर को क्लोज करो और उसकी पेमेंट कर दो, अपनी कंपनी के क्या इशू कर दो? शेयर्स। लेकिन अगर पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करोगे तो कितनी एंट्री होंगी? 3। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करो। भाई पार्टली पेड अप शेयर का मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब फाइनल कॉल बची होगी। तो सबसे पहले फाइनल कॉल क्या करो? ड्यू। हमें पब्लिक से पैसा, तो पब्लिक को डेटर बना लो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पब्लिक हमारी डेटर बन गई, हमें शेयर होल्डर से 5 रुपए लेने हैं। अब बोनस इशू ड्यू करो, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे आपकी पब्लिक क्रेडिटर बन गई, वही शेयर होल्डर्स क्रेडिटर बन गए। अब शेयर होल्डर आपके डेटर भी हैं और शेयर होल्डर आपके हैं, तो डेटर क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर दो, कहानी हो जाएगी खत्म। तो लायबिलिटी क्लोज करने के लिए डेबिट और इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट। कंपनी का मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 100, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है कि वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं? 80 रुपए में खरीद लो। बढ़िया है, ठीक है जी। राइट्स इशू 1:4, मतलब जिसके पास 4 शेयर होंगे उसे वो 1 शेयर मिलेगा। आफ्टर द राइट्स इशू मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होगा? मार्केट में शेयर का प्राइस एवरेज होता है। एवरेज देखो क्या होती है? सबसे ऊपर लिखो इन्वेस्टमेंट और नीचे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट, पहले कोई बंदा 4 शेयर्स खरीदेगा कितने रुपए के, तब उसे 1 शेयर मिलेगा राइट्स इशू कितने रुपए का?
तो ये हो गई टोटल इन्वेस्टमेंट, और अपॉन में कितने शेयर हो गए उसके बाद, तो 480 अपॉन 5। इसका मतलब अभी तो मार्केट प्राइस 100 रुपए का है, लेकिन जब राइट्स इशू हो जाएगा तो राइट्स इशू के बाद मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 96। तो 100 रुपए से कितना हो गया, 96, कितने रुपए कम हो गए, 4 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, ओके ओके। राइट्स इशू में हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही शेयर्स इशू करके पैसा ले लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना, लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम होती हैं, खर्चे भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो बहुत बढ़िया होता है कंपनी के लिए अगर उन्हीं शेयर होल्डर से। और दूसरी चीज़, कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं है बाहर, जो शेयर होल्डर पहले थे वही शेयर होल्डर अब हैं। अगर कंपनी किसी और को शेयर इशू करके पैसा लेगी तो शेयर होल्डर्स जो पहले थे अब कुछ और आ गए हैं, तो उनका जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि नए नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है राइट्स इशू का। सही बात, सही बात। अच्छा, बोनस शेयर्स आप देते हो, फ्री में शेयर्स बांट देते हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर जाएंगे, अर्निंग सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी चीज, एक होता है हर साल डिविडेंड दो, या होता है हर साल डिविडेंड मत दो, 5-6 साल बाद एक शेयर फ्री दे दो, तो कंपनी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं होती, पैसा कंपनी के पास बच जाता है। तो अगर कंपनी को फ्यूचर में कुछ दिख रहा है कि उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी कैश डिविडेंड नहीं देती है, 4-5 सालों में, 6 सालों में एक बार बोनस इशू दे देती है। सही करती है कंपनी, गलत करती है? लेकिन बोनस इशू दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो अर्निंग पर शेयर घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। चालीस 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, बोनस इशू आप दे रहे हो 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, तो 1/4, तो कितने शेयर्स दोगे, 10,000। 10,000 इंटू में 10, कितने रुपए का बोनस इशू है, 1 लाख का। सबसे पहले तो CRR से दोगे, तो CRR कितने रुपए का यूज हो गया, 55। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो 30, 55 और 30 कितना हो गया। अब तुम्हें जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा, 1,55,000 कितने रुपए कम है, तो ऐसे तुम्हें रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे। तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, CRR कम हो जाएगा, डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कम हो जाएगा, डेबिट, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, डेबिट टू बोनस, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही बात। ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ कितने रुपए है, 5 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ इस 10 ईच, कॉल्ड अप कैपिटल 7.5 है। अब बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स। कितने रुपए मंगा रखे हैं, कितने रुपए रहते हैं, 2.5, तो 50,000 शेयर्स पे कितने रुपए रहते हैं, 2.5, 1,25,000। तो तुमने 1,25,000 का उसको पार्टली पेडअप को किस में कन्वर्ट कर दिया, फुली पेडअप में। कितनी एंट्री बताई थी मैंने, 3। सबसे पहले फाइनल कॉल क्या करो, ड्यू, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर रिजर्व्स या P&L डेबिट टू बोनस, और फिर बोनस और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपस में क्या कर देना, कैंसिल कर देना। सही है, सही है। सेकंड, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज कितना है, 50 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है, 10 ईच। जनरल रिजर्व 9 लाख है, इट हैज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व इशूइंग इतना इतना। अच्छा, 9 लाख में से 5 लाख का बोनस इशू दे रहा है, कितने का, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही बात, सही बात। The following
नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है भैया, दिखा भैया ये भी क्या कह रहा है। ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच, इतना इक्विटी शेयर। ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स। ओहो कितने रुपए है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप है। रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये अगर ना लिखा हो तब भी हम मांगे जाएंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, सिक्योर्ड लोन। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल इतना द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ इतना, मंगाओ पैसा। तो 90,000 इंटू में 2, 1,80,000 रुपए आ गए। तो बैंक बैलेंस में आपके कितने रुपए ऐड हो गए हैं, और अब ये हो गया है 90,000 इंटू में 10, कितने रुपए का हो गया भैया, 9 लाख का। ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री, पहले फाइनल कॉल ड्यू करोगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड इतना, देन आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी, तो जिसके बाद 4 शेयर हैं उसे 1 शेयर मिलेगा। तो 90,000 का 1/4 कर दो भाई साहब, तो 22,500, तो 22,500 शेयर्स इशू करोगे। 22,500 इंटू में 10 कितना बनता है, 2,25,000। तो 2,25,000 का बोनस इशू देना मेरे भाई। अच्छा अभी देते हैं, अभी देते हैं। शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द, ठीक है। तो 2,22,000। अब 2,22,000 में सबसे पहले आप यूज कर लो सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल भी यूज कर सकते हो, और या फिर पहले जनरल रिजर्व यूज कर लो और पीएनएल यूज कर लो। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस, और बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नई बैलेंस शीट तो बनी जाएगी। वैसे भी हमने सारे क्वेश्चन तो कही रखे हैं, जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ओए बोनस इशू आ गया, क्या आ गया, शेयर कैपिटल क्या कर जाती है, अर्निंग पर शेयर फेवरेबल एट कंसीडर्ड बाय। जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स देती है ना तो पब्लिक कहती है भाई साहब, पब्लिक खुश हो जाती है। ठीक है जी। एडजस्टमेंट इन, बिल्कुल सही बात है। पहले तुम्हारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना था, तुमने 1 + 1 दे दिया। पहले 1 शेयर था, अब कितने शेयर हो गए, 100/2। तो मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा। जैसे राइट्स इशू में शेयर का प्राइस 100 था, 96 हुआ था, एडजस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। जब भी शेयर्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो मार्केट में शेयर का प्राइस एडजस्ट होगा एवरेजली। सही बात, सही बात। रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड, क्योंकि जब तुम बोनस इशू देते हो तो रिजर्व्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। राइट्स इशू आ गया। A company offers new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholder on 1 for the कम राइट मार्केट प्राइस इज 150। तो फिलहाल कम मतलब राइट्स इशू होने से पहले 150, और एक्सरसाइज प्राइस, इशू प्राइस कितना है, 100 रुपए में 25% ऐड कर दो, कितना। तो थ्योरेटिकली एक्स राइट्स प्राइस कितना हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट देखो, पहले किसी को 4 शेयर खरीदने पड़ेंगे कितने रुपए के, तब उसे 1 शेयर मिलेगा कितने रुपए का, और उसके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो ये हो गया 600, 725/5। सही है, सही है। 725/5 करूंगा तो कितना आएगा, 145। कितना, 145। तो मार्केट प्राइस 150 से कितना हो जाएगा, कितने रुपए का डिफरेंस है, उसी को वैल्यू ऑफ द राइट बोलते हैं। और थ्योरेटिकली एक्स राइट्स प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 145।
जनरल एंट्री तो वही होती है जो इशू ऑफ शेयर्स की होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत बढ़िया तरीके से करी थी भाई साहब, एक एक चीज़ समझा के बताई थी मैंने। सही बात गलत बात? सही बात, सही बात। हाँ भाई साहब, और कोई दिक्कत नहीं है? पूछ लो कुछ। बाकी हमारा हुआ है कि आप वो एक बार करके आओगे, फिर हम थर्सडे करेंगे सुबह 9 है। कोई दिक्कत है? नहीं? पूछ लो अभी भी कुछ नहीं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।